जय हिंद दोस्तों। मैं रमाकांत जायसवाल स्वागत करता हूं आप सबका स्टडी विथ रामा यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद है दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आप सब अपनी अपनी पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आप सब जानते हैं दोस्तों हम सब क्या पढ़ रहे हैं, इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था को दोस्तों हम सब पढ़ रहे हैं। और हमने दोस्तों पिछले वीडियो में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति जी के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने देखा था दोस्तों कि राष्ट्रपति जी से संबंधित क्या क्या मेन अनुच्छेद हैं और उनका निर्वाचन कैसे होता है। तो हमने उनकी इलेक्शन के प्रोसेस तक की चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से देख लिया था और जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद संविधान में दिए गए हैं राष्ट्रपति से लेकर वह भी हमने दोस्तों बहुत ही बेहतरीन तरीके से देख लिया था। तो जो दोस्त अभी चैनल से जुड़े होंगे दोस्तों आप सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया यानी भारतीय राज्य व्यवस्था और आधुनिक भारत दोस्तों दोनों की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप सब क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को एक क्रम से एक सीक्वेंस से देखने की कोशिश करेंगे, तभी आप क्या कर पाएंगे, चीज़ों को कोरिलेट कर पाएंगे और चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। क्योंकि हम आपको दोस्तों इंडियन पॉलिटी पूरी कंप्लीट पढ़ा रहे हैं एकदम विस्तार से। जो भी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं दोस्तों आपको स्टार्टिंग से यानी प्रस्तावना से लेकर चीज़ों को पढ़ाया गया है। तो आप सब दोस्तों क्या करेंगे, एक क्रम से ही वीडियो को देखेंगे तब आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। बाकी दोस्तों जो लोग रेगुलर क्लास देख रहे हैं वो लोग क्या करेंगे, वो सिर्फ क्या करते रहेंगे, अपना रिवीजन अच्छे से करते रहेंगे और अपने अपने एग्जाम के हिसाब से कोई प्रैक्टिस सेट लगाते रहेंगे। जो भी टेस्ट पेपर आता हो, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप अपना रिवीजन करते रहेंगे, ताकि जब आपका एग्जाम होने वाला होगा तो आपको चीज़ें बर्डन नहीं लगेंगी यानी आपको चीज़ें बोझिल नहीं लगेंगी। तो आप इस तरह से काम करते रहिएगा। तो आप सब क्या करेंगे दोस्तों, आप बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत ही ध्यान से चीज़ों को सुनेंगे, क्योंकि जो प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति वाला जो है जो टॉपिक्स है दोस्तों, इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आते ही रहते हैं और हमेशा क्वेश्चन क्या होता है दोस्तों, रिपीट होते रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और बहुत अच्छे से सुनेंगे। आज हम दोस्तों क्या पढ़ने में, राष्ट्रपति के पद पे आने के लिए क्या योग्यताएं होती हैं, यानी कोई व्यक्ति राष्ट्रपति कैसे बन सकता है, उसके लिए क्या कंडीशन है, क्या योग्यताएं होती हैं। जैसे आप सब जानते हैं दोस्तों, अगर आप कोई एग्जाम कोई सर्विस में जाना चाहते हैं तो हर सब सर्विस में जाने के लिए कोई ना कोई नियम है, कोई ना कोई रूल होती है। उसी तरह दोस्तों राष्ट्रपति बनने के लिए भी कुछ ना कुछ योग्यताएं होती हैं। तो हम उन योग्यताओं को देखते हैं कि राष्ट्रपति अगर आप बनना चाहते हैं तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे दोस्तों वीडियो और बहुत अच्छे से वीडियो को सुनेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं, बात हो रही है भारतीय राष्ट्रपति की यानी इंडियन प्रेसिडेंट की दोस्तों बात हो रही है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या याद रखेंगे, सबसे पहले दोस्तों तो आपको भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु आप पूरी कर चुके हो। यानी अगर आप प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले कंडीशन क्या है दोस्तों, आप भारत के नागरिक हो। तो सबसे पहले कंडीशन यही होता है दोस्तों कि आप इंडियन सिटीजन हो। अगर आप भारतीय नागरिक हैं तो आपकी पहली योग्यता डिसाइड होगी, यानी कोई विदेशी दोस्तों जो भारतीय नागरिक नहीं है वह भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। और दूसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, आप 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हो। यानी आप अगर राष्ट्रपति बनना चाहते हैं दोस्तों तो आपकी जो एज है वो 35 पूरी हो चुकी हो, यानी 35 प्लस ही हो। 35 वर्ष की आयु दोस्तों आपकी पूरी हो चुकी हो, यानी आप जिस दिन दोस्तों नॉमिनेशन भरने जाएंगे उस दिन दोस्तों आपकी आयु 35 वर्ष पूरी होनी चाहिए। तो आप यह याद रखेंगे दोस्तों 35 ईयर आपकी दोस्तों कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो दो कंडीशन आप सबसे पहले यही याद रखेंगे। और तीसरा दोस्तों क्या कंडीशन आप याद रखेंगे, तीसरी शर्त है दोस्तों लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो आप। यानी आप तीसरी कंडीशन क्या रखेंगे दोस्तों कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखते हैं। लोकसभा का सदस्य जानते हैं कौन दोस्तों, जो सांसद लोग चुन के आते हैं लोकसभा के ही दोस्तों क्या बोला जाता है, आम चुनाव बोला जाता है। आम चुनाव में आप सब जानते हैं दोस्तों इससे क्या सुन के आते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी सांसद चुन के आते हैं। तो जो सांसद बनने की योग्यता होती है, यानी सांसद बनने की जो योग्यता होती है, निर्वाचित होने की वो योग्यता होती है, वह योग्यता आपके पास होनी चाहिए अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हैं। तो आप इसको भी अच्छे से याद रखने यानी यानी एक सांसद बनने के लिए जो कंडीशन होती है वह कंडीशन राष्ट्रपति बनने के लिए भी होती है। यानी अगर आप लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं तो आप राष्ट्रपति भी निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं। लेकिन आपको यह कंडीशन भी फुलफिल करनी पड़ेगी कि आपकी 35 वर्ष की आयु भी पूरी हो चुकी हो और आप भारतीय नागरिक भी हो। और क्या कंडीशन है दोस्तों राष्ट्रपति के पद पे चुनाव लड़ने के लिए, और एक कंडीशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार में किसी लाभ के पद पर ना हो। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रावधान है कि अगर आप राष्ट्रपति का पद यानी अगर आप राष्ट्रपति बनना चाह रहे हैं, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो चौथी कंडीशन क्या है दोस्तों, चौथी कंडीशन यह है कि आप चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे स्थानीय सरकार हो, आप किसी लाभ के पद पर ना हो। यानी जैसे मान लीजिए आप किसी गवर्नमेंट सर्विस में ना हो, मान लीजिए
लीजिए आप गवर्नमेंट सर्विस में है, मान लीजिए आप किसी भी पद पे हैं और आप कह रहे हैं राष्ट्रपति का चुनाव आपको लड़ना है, तो राष्ट्रपति का चुनाव आप तब लड़ सकते हैं जब आप उस पद से क्या कर दिए हो दोस्तों, रिजाइन कर दिए हो, यानी उस पद से इस्तीफा दे दिए हो। तो यही बात यहां की जा रही है कि दोस्तों कि आप राज्य सरकार या केंद्र सरकार या स्थानीय सरकार में से भी दोस्तों किसी भी सरकार में आप क्या हो, लाभ के पद पर ना हो। तो आप यह चार के चार दोस्तों कंडीशन आप अच्छे से याद रखेंगे, यानी अब आप भी राष्ट्रपति बन सकते हैं लेकिन आप यह कंडीशन फुलफिल करते हो। तो कौन सी कंडीशन है दोस्तों, आप चार की चार कंडीशन क्या याद रखेंगे। पहला, आप भारत के नागरिक हो या इंडियन सिटीजन होने चाहिए। दूसरा दोस्तों, आपकी जो एज है 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो, यानी 35 ईयर दोस्तों आप क्या कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो। तीसरी कंडीशन क्या है दोस्तों, तीसरी कंडीशन यह है कि आप लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो। और चौथी कंडीशन क्या हो दोस्तों, आप राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या स्थानीय सरकार हो, आप दोस्तों किसी भी में दोस्तों क्या हो, लाभ के पद पर ना हो। तो दोस्तों आप यह चार के चार कंडीशन याद रखिएगा, क्योंकि इससे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आप बहुत अच्छे से इन चारों के चारों कंडीशन को अच्छे से याद रखेंगे। चारों की चारों कंडीशन दोस्तों फुलफिल होनी चाहिए। बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों, हमारे यहाँ जो वीडियो लेक्चर है यह सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर ऑल एग्जाम, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो दोस्तों, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे आप रेलवे की कर रहे हो, बैंकिंग की कर रहे हो, या एसएससी की कर रहे हो, या दोस्तों आप वनडे की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप दोस्तों यूपी पीसीएस जिसको दोस्तों समीक्षा अधिकारी या आप यूपी पीसीएस या दोस्तों समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी आरओए की तैयारी कर रहे हो, या आप दोस्तों टीचिंग से रिलेटेड यानी टेट सीटेट से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहां भी दोस्तों इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज व्यवस्था से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उस हर एक एग्जाम के लिए दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करते रहिए, बहुत अच्छे से वीडियो को देखते भी रहिए, चीजों को नोट डाउन भी करते चलिए, क्योंकि आप नोट्स खुद का जब बनाएंगे तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। तो उम्मीद है आपको राष्ट्रपति के पद की जो योग्यताएं हैं, यानी अगर आपका राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है दोस्तों, तो कौन सी चार कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो आपको दोस्तों यह चार चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब हम देखते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में जो नामांकन होता है, उस नामांकन में क्या क्या कंडीशन लागू होती है। यानी अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने जा रहे हैं तो जब आप नामांकन भरते हैं, यानी जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं, तो क्या क्या कंडीशन होती है, उसको भी हम देखने वाले हैं। तो आप बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे भी। तो देखिए दोस्तों, जब कोई व्यक्ति क्या करता है, राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन करता है, यानी कोई भी व्यक्ति दोस्तों जब राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए फॉर्म फिलअप करने जाता है, तो उसके लिए दोस्तों कुछ कंडीशन है। तो उस कंडीशन को भी आप देख लीजिए कि वह क्या क्या कंडीशन होता है, क्योंकि यह कंडीशन नहीं फुलफिल होगी तो आप क्या होंगे दोस्तों, आपका नामांकन ही रद्द हो जाएगा, यानी आप फॉर्म फिलअप ही नहीं कर पाएंगे, आप चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। तो देखिए क्या कंडीशन होती है दोस्तों, सबसे पहले उम्मीदवार के प्रस्तावकों और अनुमोदकों की संख्या जो है दोस्तों कम से कम 50 निर्वाचक होने चाहिए, वो चाहे सांसद हो चाहे विधायक हो। या क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए यह कह रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अब और राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन भरना जा रहा है, तो जो कैंडिडेट है दोस्तों यानी जो उम्मीदवार है, मान लीजिए वह उम्मीदवार कोई ए नाम का व्यक्ति है, तो उसके जो प्रस्तावक होंगे और जो उसके अनुमोदक होंगे, तो यह दोनों ही शब्द याद रखेंगे दोस्तों। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो प्रस्तावक होंगे यानी जो उसका प्रपोजल देंगे, और जो उसके अनुमोदक होंगे जो दोस्तों उसका रेटिफिकेशन करेंगे कि हाँ यह व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है, तो वह कितने होने चाहिए, कम से कम दोस्तों 50 लोग होने चाहिए। यानी 50 लोग कौन होंगे दोस्तों, उन 50 लोगों में से दोस्तों या तो वो सांसद हो या तो विधायक हो। आप याद रखिए कम से कम 50 अनुमोदकों की बातें की गई, यानी कम से कम 50 यानी 50 होने चाहिए। इसका मतलब नहीं कि 50 लोग कोई भी चले गए, आप मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, अपने गांव से 50 लोगों को बुला के लेके चले गए नामांकन भरने, नहीं ऐसा नहीं होता है। आप नामांकन भरने जाएंगे तो जो कम से कम 50 लोग होने चाहिए, उन 50 के 50 लोगों में या तो दोस्तों वह सांसद हो यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, एमपी हो, या तो दोस्तों वह क्या हो, विधायक हो यानी एमएलए हो यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो। तो आप यह चीजें अच्छे से याद रखेंगे कि आप किसी भी 50 आदमी को उठा के लेके नहीं चले जा सकते नामांकन भराने के लिए। नामांकन आपको जब जारी करना होगा दोस्तों, आपको जब नामांकन भरना होगा तो उसमें जो 50 लोग होंगे कम से कम, और 50 के 50 लोग या तो दोस्तों सांसद होने चाहिए या क्या होने चाहिए दोस्तों, वह विधायक होने चाहिए, यानी या तो एमपी हो या तो एमएलए हो। और क्या होता है दोस्तों, देखिए कुछ जमानत राशि भी आपको जमा करना पड़ती है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए। तो वह जमानत राशि कितनी है दोस्तों, वह होती है 15,000। तो आप इसको भी याद रखिए। और आपकी जमानत राशि जब्त भी हो सकती है। आप सुने होंगे ना कि कभी कभी दोस्तों कि जैसे गांव के जो इलेक्शन होते होंगे, आप सुने होंगे कि प्रधानी का चुनाव लड़ रहे थे लेकिन उनकी जमानत ही जब्त हो गई। तो जमानत का जब्ती का मतलब समझते हैं दोस्तों कि जमानत जो आप यही जो राशि दे रहे हैं, जो 15,000 रुपये जो आप जमानत के तौर पे दे रहे हैं, या क्या होता है किस कंडीशन में दोस्तों जब्त हो जाती है,
कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करने पर। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, यानी आपकी जमानत राशि कितनी है। देखिए सबसे पहले आप यही याद रखेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यानी प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो जमानत राशि होती है वह दोस्तों कितनी होती है, वह होती है 15,000। और यह जो जमानत राशि है, या जमानत राशि आपकी कब जब्त कर ली जाएगी, मान लीजिए दोस्तों कुल डाले गए मतों के 1/6 भाग से कम मत प्राप्त करने पर, यानी कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग। आप इसको समझ सकते हैं ना दोस्तों, जैसे मान लीजिए कुल 666 वोट पड़े हों। देखिए मैं सिंपल डिजिट इसलिए ले रहा हूं दोस्तों ताकि आपको आसान हो इसको कैलकुलेट करने में। मान लीजिए कुल वोट कितने पड़े, यानी कुल टोटल वोट कितने पड़े हैं दोस्तों, मान लीजिए कुल 666 यानी कुल 666 वोट ही दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए पड़े हैं। तो मान लीजिए दोस्तों अगर किसी व्यक्ति को 1/6 से कम मत प्राप्त हो रहा है, 1/6 का मतलब क्या हो दोस्तों, अब आप इसको सिंपल डिवाइड कर लेंगे 111, यानी अगर किसी भी व्यक्ति को दोस्तों 111 वोट से कम मिला है, यानी मान लीजिए किसी को दोस्तों 110 वोट मिला है, तो उसकी क्या होगी, जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए यहां भी दोस्तों जमानत राशि जब्त कर ली जाती। कब जब्त कर ली जाती है, अगर दोस्तों किसी भी व्यक्ति को 1/6 मत से भाग से कम वोट प्राप्त होता है। यानी आपको सिंपल समझाया गया है कि मान लीजिए कुल वोट कितना पड़ा है 666, यानी कुल 666 वोट पड़ा है, तो 666 के 1/6 क्या होता है दोस्तों, 111 वोट होते हैं। यानी अगर किसी व्यक्ति को दोस्तों 111 वोट से कम मिले हैं, मान लीजिए दोस्तों अगर आपको 110 वोट भी मिले हैं, यानी एक ही वोट कम है, तब भी दोस्तों आपकी क्या होगी, जमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। तो आप इस बात को अब उम्मीद है कि समझ गए होंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन में प्रस्तावकों की संख्या क्या होती है, जमानत राशि क्या होती है, और जमानत राशि किस कंडीशन में जब्त कर ली जाती है दोस्तों। तो आपको यह चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो आप इसको भी दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन इससे भी बनते रहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों राष्ट्रपति के पद की रिक्तता से संबंधित, यानी राष्ट्रपति का पद दोस्तों किस कंडीशन में खाली रहता है, किस कंडीशन में दोस्तों उनका पद रिक्त हो जाता है, तो हम उसको भी देखने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों किस कंडीशन में होता है, मान लीजिए दोस्तों राष्ट्रपति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, यानी डेथ हो जाती है। तो एक कंडीशन यह हो गया, या तो दोस्तों क्या हो गया दोस्तों, उन्होंने अपने पद से क्या दिया, त्याग पत्र दे दिया। तो आप दो कंडीशन यही सबसे पहले याद रखेंगे दोस्तों कि राष्ट्रपति का जो पद है किस कंडीशन में खाली हो जाएगा, या तो दोस्तों राष्ट्रपति की मान लीजिए मृत्यु हो जाए, यानी मान लीजिए जो माननीय राष्ट्रपति जी हो दोस्तों उनकी मान लीजिए डेथ हो जा रही है, यानी मृत्यु हो जा रही थी, एक कंडीशन यह होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, यानी अगर राष्ट्रपति जी ने खुद ही दोस्तों क्या कर दिया है, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया, यानी दोस्तों अपने पद से क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया है, यानी दोस्तों क्या कर दिया दोस्तों, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। तो दो कंडीशन यह हो गई दोस्तों। और तीसरी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, तीसरी कंडीशन यह होती है कि महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा अगर राष्ट्रपति को हटा दिया जाए। अभी आप महाभियोग की प्रक्रिया को आगे पढ़ने वाले हैं, तो अभी सिर्फ आप यहां याद रखिए दोस्तों कि राष्ट्रपति का पद खाली होने की तीसरी कंडीशन क्या होती है कि अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को दोस्तों क्या हो, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा यानी प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के द्वारा क्या कर दिया जाए दोस्तों, उनको हटा दिया जाए, यानी उनको रिमूव कर दिया जाए। और चौथी कंडीशन क्या होती है दोस्तों, चौथी कंडीशन क्या होती है, वह होती है दोस्तों उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोस्तों उनका निर्वाचन अवैध घोषित करने पर। यानी अगर जो दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव लड़के आया है, मान लीजिए अब वो पद पे ग्रहण कर लिया है, तो उच्चतम न्यायालय द्वारा अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति का जो निर्वाचन हुआ दोस्तों उसको अवैध घोषित कर दिया गया, यानी इनवैलिड घोषित कर दिया गया दोस्तों, तब भी वह उसके पद क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। यानी कुल 4 कंडीशन होते हैं दोस्तों राष्ट्रपति के पद खाली होने के, तो आप इसको भी याद रखेंगे। 4 कंडीशन क्या क्या, एक तो या तो दोस्तों राष्ट्रपति का क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, यानी उनकी डेथ हो जाए किसी कारणवश, या तो दोस्तों राष्ट्रपति जी ने खुद क्या कर दिया हो दोस्तों, अपने पद से त्याग पत्र दे दिया हो, यानी इस्तीफा दे दिया हो, यानी रिजाइन कर दिया हो, या दोस्तों क्या कर दिया जाए, महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा दोस्तों उनको हटा दिया जाने, यानी रिमूव कब किया जाए दोस्तों, प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट के द्वारा, या दोस्तों जो उनका निर्वाचन हुआ है उसको सुप्रीम कोर्ट दोस्तों यानी माननीय उच्चतम न्यायालय दोस्तों क्या कर दे, अवैध घोषित कर दे, यानी इनवैलिड घोषित कर दे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको राष्ट्रपति के पद के रिक्तता के बारे में भी बहुत अच्छे से समझ में आया हो गया होगा। आप इसको भी दोस्तों अच्छे से याद रखेंगे। तो आप दोस्तों इसको भी याद करेंगे, राष्ट्रपति के पद की रिक्तता से संबंधित जो कुछ प्रावधान है तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। यानी दोस्तों आपको अभी तक 3 चीजें बताई गई हैं, तीनों ही चीजें याद रखेंगे आप बहुत अच्छे से। एक तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी क्या क्या अहर्ताएं होनी चाहिए। दूसरा दोस्तों नामांकन करने के लिए क्या कंडीशन है, आप इसको भी बहुत अच्छे से याद रखेंगे। और तीसरी बात क्या है दोस्तों कि राष्ट्रपति का पद किस किस कंडीशन में रिक्त माना जाता है, यानी किस कंडीशन में खाली माना जाता है दोस्तों, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि यह
दोस्तों आपके एग्जाम के हिसाब से, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है और इससे दोस्तों क्वेश्चन आते ही आते रहते हैं। अब हम पढ़ने वाले दोस्तों इसी महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है उस महाभियोग में क्या क्या कारण होता है दोस्तों, महाभियोग दोस्तों किस उद्देश्य से आता है और इस महाभियोग में क्या क्या प्रोसेस होता है, अब हम उसको समझने वाले हैं। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से चीज़ों को सुनेंगे। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है तो सबसे पहले दोस्तों महाभियोग के लाने के लिए कुछ संवैधानिक प्रावधान कहाँ दिया गया दोस्तों, वह दिया गया है अनुच्छेद 61 में। तो आप क्या याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है तो महाभियोग की दोस्तों इंग्लिश क्या होती है, वह होती है इम्पीचमेंट। तो आप इसको सबसे पहले देख लीजिए दोस्तों, महाभियोग को दोस्तों इंग्लिश में बोलते हैं इम्पीचमेंट। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि महाभियोग को दोस्तों इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं। और महाभियोग को लाने के लिए दोस्तों हमारे संविधान में कहाँ बातें किया गया है, तो यह बातें किया गया है दोस्तों आर्टिकल 61 में, यानी अनुच्छेद 61 में दोस्तों क्या है, महाभियोग की बातें की गई है। किसके लिए महाभियोग की बातें की गई है दोस्तों, राष्ट्रपति के लिए महाभियोग की प्रस्ताव के बारे में, यानी महाभियोग की प्रक्रिया के बारे में बातें कहाँ किया गया दोस्तों, हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 61 है यानी जो आर्टिकल 61 है दोस्तों, उसमें महाभियोग के बारे में बातें की गई है। अब हम दोस्तों समझने वाले हैं कि राष्ट्रपति जी पर जो यह महाभियोग लाया जाता है, इस महाभियोग को लाने का कारण क्या होता है। देखिए दोस्तों, इसको लाने का कारण क्या होता है, राष्ट्रपति जी के द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है वह क्यों लाया जाता है, देखिए राष्ट्रपति जी के द्वारा दोस्तों संविधान का उल्लंघन करने पे, यहां बातें किसकी हो रही है दोस्तों, यहां बातें हो रही है कॉन्स्टिट्यूशन की। यानी अगर राष्ट्रपति जी दोस्तों क्या कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, यानी अगर कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं तभी दोस्तों उन पर क्या होगा, महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाएगी। तो आप सिंपल यह लाइन आप अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों। अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति जी पर महाभियोग किस कंडीशन में लाया जाता है, तो किस कंडीशन में लाया जाता है दोस्तों, अगर उन्होंने दोस्तों संविधान का उल्लंघन किया है तो दोस्तों लाया जाएगा, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का दोस्तों अगर उन्होंने उल्लंघन किया है तो भी दोस्तों उनके ऊपर लाया जाएगा। और आप एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, अगर राष्ट्रपति पर देखिए महाभियोग जब लाया जाता है तो उसके लिए दोस्तों उनको नोटिस देना पड़ता है कम से कम 14 दिन पूर्व। तो आप इस कंडीशन को भी याद रखिए, यानी अगर मान लीजिए दोस्तों कि राष्ट्रपति जी ने संविधान का उल्लंघन कर दिया, अब संविधान का उल्लंघन कर दिया तो दोस्तों क्या होगा, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। तो अगर महाभियोग का प्रस्ताव लाना है दोस्तों तो मान लीजिए जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उनको कम से कम 14 दिन पूर्व भी नोटिस देना पड़ेगा, यानी 14 दिन पहले ही दोस्तों उनको बताना पड़ेगा कि आप पर दोस्तों क्या किया जा रहा है, आप पर महाभियोग का प्रस्ताव हम लाने वाले हैं। तो आप इस बात को भी याद रखा जाएगा दोस्तों कि उनको 14 दिन पहले ही बताना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि मतलब अगर आप महाभियोग के प्रस्ताव ला रहे हैं तो आप दोस्तों कल ही गए बात हुई या परसों आपने महाभियोग का प्रस्ताव ले आया, नहीं, आपको दोस्तों क्या है 14 दिन पहले ही नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति जी को कि आप पर क्या किया जाएगा, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाएगा। आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ता है। और दोस्तों आप यह भी याद रखिएगा, यह जो प्रस्ताव लाया जाता है, प्रस्ताव कहाँ लाया जाता है दोस्तों, तो यह दोस्तों संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा दोस्तों कि अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए कि राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है वह महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है या राज्यसभा में लाया जाता है, क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों पार्लियामेंट के दो भाग हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। तो आप याद रखेंगे दोस्तों किसी भी सदन में यह लाया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी लाया जा सकता है दोस्तों और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यानी राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रस्ताव है दोस्तों, इंपीचमेंट का जो प्रस्ताव है वह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी दोस्तों लाया जा सकता है, राज्यसभा में भी बहुत अच्छे लाया जा सकता है। तो आप दोस्तों इस पॉइंट को तो बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि अक्सर दोस्तों यहीं पर लोगों से गलती होती है एग्जाम में, जब वहां क्वेश्चन देता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग क्या सोचते हैं कि लोकसभा को लोग मान लेते हैं कि केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, तो नहीं, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे दोस्तों, या किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। अब मान लीजिए दोस्तों कि राष्ट्रपति पर दोस्तों सदन में यह बातें ले आई गई, यानी इंपीचमेंट का प्रस्ताव ले आया गया, तो अब यह किस कंडीशन में पारित होगा दोस्तों, तो आप इसको भी देख लीजिए। तो देखिए दोस्तों अब पारित कैसे होगा, तो देखिए संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से, यानी मान लीजिए दोस्तों राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रस्ताव सदन में ले आया गया, मान लीजिए दोस्तों लोकसभा में या राज्यसभा में से किसी भी सदन में आ गया है, तो अब क्या होगा दोस्तों, संसद के दोनों ही सदनों के द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के बहुमत
के 2/3 बहुमत से दोस्तों इसको पारित करना पड़ेगा। मतलब यहां क्या कह रहा है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया गया है, राष्ट्रपति के इंपीचमेंट का प्रस्ताव कहां पर लाया गया है, लोकसभा में लाया गया है। तो अब क्या होगा दोस्तों, लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है, मान लीजिए दोस्तों लोकसभा की जो टोटल सदस्य संख्या है, कुल जो टोटल मेंबर है दोस्तों, तो उस टोटल संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत यानी 2/3 मेजॉरिटी से दोस्तों यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। और यह केवल लोकसभा में ही नहीं दोस्तों, अगर लोकसभा में दोस्तों यह प्रस्ताव पारित हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, राज्यसभा में भी इस प्रस्ताव को लाया जाएगा और वहां पर भी दोस्तों कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से दोस्तों इस प्रस्ताव को पारित करना पड़ेगा। तो आप इस बात को याद रखिएगा कि लाया तो किसी भी सदन में जा सकता है राष्ट्रपति के इंपीचमेंट का प्रस्ताव, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। आप इस बातों को दोस्तों बहुत ही अच्छे से सुनिएगा, क्योंकि यह बहुत ही कॉन्सेप्चुअल बातें हैं और अक्सर लोग इसमें गलती कर जा सकते हैं। देखिए, जब राष्ट्रपति के इंपीचमेंट का प्रस्ताव लाना होगा तो वह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। लेकिन मान लीजिए दोस्तों अगर लोकसभा में यह प्रस्ताव लाया गया तो क्या किया जाएगा दोस्तों, लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उस कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत से दोस्तों यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए, यानी कम से कम 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू क्या दोस्तों होना चाहिए, यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। अब मान लीजिए दोस्तों लोकसभा में यह इंपीचमेंट का प्रस्ताव क्या हो गया, पारित हो गया, यानी दोस्तों वहां पर क्या हो गया, पास होगा। अब यह प्रस्ताव कहां जाएगा दोस्तों, अब इसके बाद प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा में, यानी लोकसभा में पारित होने के बाद दोस्तों अब यह कहां जाएगा, यह राज्यसभा में जाएगा। तो राज्यसभा में भी दोस्तों क्या होगा, कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा दोस्तों वहां भी प्रस्ताव पारित होना चाहिए। यानी लोकसभा में अगर मान लीजिए पारित हुआ और राज्यसभा में अगर पारित नहीं हुआ तो यह प्रस्ताव पारित नहीं माने जाएगा। यानी दोनों के ही दोनों सदनों में दोस्तों, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी दोस्तों इंपीचमेंट का जो प्रस्ताव है यानी महाभियोग का जो प्रस्ताव है दोस्तों वह पारित होना चाहिए। अगर किसी भी दोस्तों सदन में, यानी अगर चाहे लोकसभा हुआ या राज्यसभा हुआ, अगर किसी भी एक सदन में दोस्तों यह प्रस्ताव पारित नहीं होता है तो यह इंपीचमेंट का जो प्रस्ताव है दोस्तों यह खारिज हो जाएगा। तो आप इस बातों को दोस्तों अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि यह चीजें दोस्तों किताबों में अच्छे से समझ में नहीं आती हैं, इसलिए दोस्तों आपको ब्रेक करके बहुत अच्छे से बताया जा रहा है। अगर किसी भी सदन में दोस्तों मान लीजिए इंपीचमेंट का प्रस्ताव पास नहीं होता है तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यह प्रस्ताव खारिज हो जाएगा। अब क्या हुआ दोस्तों, मान लीजिए कि पास हो गया, लोकसभा में भी पास हो गया और क्या हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, यानी इंपीचमेंट का प्रस्ताव। तो अब क्या होगा दोस्तों, इस नोटिस पर हस्ताक्षर कब होगा, संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का। देखिए दोस्तों यह बातें मुझे पहले बतानी थी लेकिन मैं आपको बाद में बताया, तो इसके लिए सॉरी। देखिए, जो राष्ट्रपति पे जो दोस्तों नोटिस लाया जाता है वह नोटिस 14 दिन पूर्व लाया जाता है। तो इस नोटिस पर दोस्तों हस्ताक्षर कौन करता है, कि जो उनको नोटिस भेजा जाता है वह संबंधित सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का दोस्तों उस पर क्या होता है, नोटिस होता है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए आपको अभी बताया गया कि अगर राष्ट्रपति जी पे इंपीचमेंट का प्रोसेस लाना है तो वह लाया जाएगा आपको दोस्तों 14 दिन बिफोर उनको बताना पड़ेगा, यानी 14 दिन पहले ही दोस्तों आपको राष्ट्रपति जी को यह बताना पड़ेगा कि आपके ऊपर क्या लाया जा रहा है, इंपीचमेंट का प्रस्ताव लाया जा रहा है। तो दोस्तों अब इसके लिए मान लीजिए यह नोटिस कब, यह नोटिस तो उनको देनी पड़ेगी। अब इस नोटिस पर दोस्तों सिग्नेचर किसका होगा, यानी इस नोटिस पर दोस्तों हस्ताक्षर किसका होगा, यह बातें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मान लीजिए दोस्तों जिस सदन में लाया जा रहा है, मान लीजिए दोस्तों लोकसभा ने उनको नोटिस भेजा है, तो अगर मान लीजिए लोकसभा ने नोटिस भेजा हो या राज्यसभा ने नोटिस भेजा हो, तो जिस सदन भी ने भी दोस्तों नोटिस भेजा है तो कम से कम 1/4 सदस्य यानी 1/4 सदस्यों का दोस्तों क्या होना चाहिए, इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। यानी मान लीजिए दोस्तों यह नोटिस राष्ट्रपति को लोकसभा ने भेजा है तो लोकसभा के 1/4 सदस्यों का यानी 1/4 सदस्यों का दोस्तों इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर दोस्तों राज्यसभा ने भेजा है तो राज्यसभा के 1/4 सदस्यों का इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। तो आप इस बातों को अच्छे से याद रखिएगा। देखिए यह जो दोस्तों इंपीचमेंट की जो है प्रोसेस है यह बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है दोस्तों, तो आप एक एक बातों को बहुत अच्छे से सुनिएगा और बहुत अच्छे से दोस्तों इसको नोट डाउन करेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप वीडियो को दोस्तों दोबारा देखेंगे तो उम्मीद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यह राष्ट्रपति पर जो महाभियोग का प्रस्ताव है, इस महाभियोग के प्रस्ताव के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस कंडीशन में दोस्तों महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है और महाभियोग के प्रस्ताव में दोस्तों क्या बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है या कौन सी बातें आपको याद रखनी है। तो आप दोस्तों इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। देखिए दोस्तों यह थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है राष्ट्रपति पर महाभियोग के प्रस्ताव को, तो एक बार दोस्तों मैं इसका क्विक रिवीजन आपके लिए करा दे रहा हूं ताकि आपको चीजें समझने में आसानी हो। तो देखिए दोस्तों मैं क्या कर दे रहा हूं, इसको इरेज कर दे रहा हूं ताकि
आपको देखने में सुविधा हो। देखिए क्विक रिवीजन में क्या करेंगे दोस्तों, आप सबसे पहले यही याद रखेंगे, अगर दोस्तों राष्ट्रपति जी पर महाभियोग का प्रस्ताव लाना है तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों। इसके लिए बातें कहाँ की गई है, संविधान के अनुच्छेद 61 में की गई है, यानी आर्टिकल 61 में की गई है। और दोस्तों राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लाया जाता है वह क्यों लाया जाता है, संविधान का उल्लंघन करने के मामले में दोस्तों लाया जाता है कि अगर राष्ट्रपति जी ने दोस्तों संविधान का उल्लंघन किया है तभी आप महाभियोग का प्रस्ताव ला सकते हैं। और यह महाभियोग के प्रस्ताव लाने के लिए दोस्तों उनको नोटिस देना पड़ता है। यह नोटिस दोस्तों कम से कम 14 दिन पहले ही उनको देना पड़ेगा, यानी कम से कम 14 डेज बिफोर उनको देना पड़ेगा। और इस नोटिस पर दोस्तों हस्ताक्षर किसका होगा, तो जिस सदन में लाया जाएगा दोस्तों उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का क्या होना चाहिए दोस्तों, इस पर हस्ताक्षर होना चाहिए, यानी 1/4 मेंबर का दोस्तों क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए। और यह राष्ट्रपति का जो महाभियोग का प्रस्ताव है दोस्तों यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, यानी लोकसभा में भी दोस्तों लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी दोस्तों इसको लाया जा सकता है। और यह दोस्तों पारित किस कंडीशन में होगा, संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा, यानी लोकसभा के भी दोस्तों 2/3 मेजोरिटी के द्वारा और राज्यसभा के भी दोस्तों 2/3 मेजोरिटी के द्वारा क्या होना चाहिए दोस्तों, यह प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको महाभियोग के प्रस्ताव के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आज आपको दोस्तों जितना भी पढ़ाया गया आप इसको बहुत अच्छे से याद रखेंगे, बहुत अच्छे से दोस्तों क्या करते रहेंगे, वीडियो को देखते भी रहेंगे और चीज़ों को नोट डाउन भी करते रहेंगे ताकि आप चीज़ों को रिवाइज करने में आसानी हो। अब दोस्तों जो हमारा अगला वीडियो आएगा उसमें हम पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में, क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों राष्ट्रपति की कई तरह की शक्तियां हैं, कार्यकारी शक्तियां हैं, विधायी शक्तियां हैं, वित्तीय शक्तियां हैं, आकस्मिक शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं और वित्तीय शक्तियां, कुछ अन्य शक्तियां दोस्तों। तो कुछ कई सारे तरह के पावर्स दोस्तों राष्ट्रपति जी को दिए गया है, यानी राष्ट्रपति जी को दोस्तों जो पावर्स दिया गया, शक्तियां जो दी गई है कई सारे मामले में दी गई है। तो हम राष्ट्रपति जी के बारे में जो पावर्स यानी जो शक्तियां दोस्तों उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आप अभी तक दोस्तों ये इसको चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलते चलते दोस्तों आप सबसे बस एक छोटा सा निवेदन है दोस्तों कि आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ रामा, आप दोस्तों क्या कर लेंगे, हमारा जो यूट्यूब चैनल है स्टडी विथ रामा, इसको क्या करेंगे दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, यानी आपके फ्रेंड सर्किल में, आपके बहन में, भाई बहन में, रिलेटिव में जो भी दोस्तों किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, यानी किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो दोस्तों, उन तक वीडियो को शेयर कर देंगे। क्योंकि आप सब जानते हैं दोस्तों यह उनके भी तैयारी के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण योगदान रखेगा, उनको भी चीज़ें समझ में आएंगी कि उनको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और किस तरह से चीज़ों को पढ़ते रहना। बाकी आप सब दोस्तों क्या करेंगे, आप सब दोस्तों आपके जो भी टारगेट हो, आपके जीवन में जो भी लक्ष्य हो, आप जो कुछ भी अपने लाइफ में बनना चाहते हो, आप उसको दोस्तों हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे और आप अपने एग्जाम के हिसाब से क्या करते रहेंगे, अपना पढ़ाई करते रहेंगे। अपने पढ़ाई को बोझ की तरह नहीं लेंगे, आप पढ़ाई को एक अच्छे से पढ़ते रहेंगे, आप अपने टारगेट को पूरा करने की कोशिश करते रहेंगे। बस आपको जो भी लक्ष्य हो, आप जो कुछ भी बनना चाह रहे हो, क्योंकि हर एग्जाम के लिए दोस्तों अलग अलग कंडीशन है, आप अलग अलग एग्जाम की अलग अलग मांग होती है, अलग अलग डिमांड होती है। तो बस आप अपने एग्जाम के नेचर को समझते रहिए। आप जिस दिन अपने एग्जाम को नेचर के समझ जाएंगे तो आप दोस्तों सेलेक्ट हो जाएंगे। और इसके लिए सबसे अच्छा जरूरी तरीका मैं आपको बार बार बताता हूं दोस्तों, आप क्या करते रहेंगे, आप जिस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं सबसे पहले उसका आप नेचर समझिए। नेचर समझने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि आप सबसे पहले उसका सिलेबस देखिए। सिलेबस देखने के बाद दोस्तों क्या करिए दोस्तों, उसका बैक ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए, यानी PYQs देखिए। जब आप सिलेबस देखेंगे और PYQs देखेंगे तो आपको दोस्तों यह समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है। तो आप उसके हिसाब से दोस्तों क्या करेंगे, अपना पढ़ाई करते रहेंगे। पढ़ाई करने के दौरान आप क्या करते रहेंगे दोस्तों, आप उसमें रिवीजन और टेस्ट पे यानी प्रैक्टिस सेट पे दोस्तों सबसे ज़्यादा जोड़ देंगे। क्योंकि आप रिवीजन और प्रैक्टिस पे जब जोड़ देंगे दोस्तों तो आपको जब जिस दिन आपका एग्जाम होगा तो आपको चीज़ें बोझ नहीं लगेंगी। तो उम्मीद है दोस्तों अब आपको सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद माय डियर फ्रेंड।